हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। इट्स शिवानंद पांडे एंड हम लोग का आज का जो टॉपिक है लेक्चर सेकंड। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मैटर के बारे में। आज हमारा लेक्चर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैटर में हमने पढ़ चुका था कि मैटर्स छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं। अब वो मैटर्स, ठीक है, वो मैटर्स से हम कैसे एटम्स पर आते हैं, अब हम वो देखेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एटम्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटम्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, हम उतना डिटेल में इस बार नहीं जाएंगे, थोड़ा कम में ही रहेंगे। मॉलिक्यूल्स, एटम्स क्या होते हैं? एटम्स छोटे पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। सबसे छोटा पार्टिकल एटम, उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में परमाणु। एटम्स, इसको हम लोग कहते हैं परमाणु और मॉलिक्यूल्स को कहते हैं अणु। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं? किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम कहलाता है। ना तो हम एटम को और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम्स। उसके बाद बात आती है कि वो हम जब डिवाइड नहीं हो सकता तो जाहिर सी बात सबसे छोटा होगा। लेकिन बाद में ये अवधारणा बहुत पहले की थी। अब उसके बाद में क्या हो गया कि ये बाद में चीजें बदल गई और उसके बाद कहा गया कि एक एटम को और भी छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले कहा गया कि एटम्स आर इंडिविजिबल, मतलब एटम्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर कहा गया कि एटम्स को क्या कर सकते हैं? 3 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। या और भी कई सारे हैं, लेकिन मेनली 3 छोटे छोटे पार्ट्स हैं। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटम्स को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 मेन पार्ट्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले एटम्स इंडिविजिबल थे, अब डिविजिबल हो चुके हैं। अब इसके बाद भी आता है न्यूट्रिनो, आता है पॉजिट्रिनो, आता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये था एटम। मॉलिक्यूल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब एक से अधिक एटम कंबाइन होकर के, व्हेन मोर देन वन एटम्स कंबाइंस एंड फॉर्म एनदर, कोई भी दूसरा अगर एटम जो दो या दो से अधिक एटम मिलकर कंबाइन होकर के बनाते हैं तो क्या बनता है? वो एक मॉलिक्यूल बनता है। उसको हिंदी में कहते हैं, जब एक या दो से अधिक परमाणु, छोटे छोटे अणु मिलकर के क्या करते हैं? बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु, अणु कहते हैं। ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूल और एटम्स। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग इसके पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये इनमें चार्ज कैसा होता है, इनका प्रकृति कैसा होता है, इनका नेचर कैसा होता है। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम्स को हमने जान लिया, अब हम देखेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक, पी मीन्स प्रोटॉन, एन मीन्स न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज होता है। मतलब कोई भी एटम जिस पर नेगेटिव चार्ज, कोई एलिमेंट जिस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, वो क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर उतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रखा है। ठीक है, तो कोई भी हो, माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मीन्स प्लस, न्यूट्रॉन मीन्स कुछ नहीं। न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। हिंदी में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है। ठीक है, आवेश कितना है इलेक्ट्रॉन का? -1, मानते हैं -1 होगा। ठीक है, ये माइनस में है। प्रोटॉन का प्लस, यानी प्रोटॉन को हम लोग कहते हैं
धनावेशित, ठीक है, धनावेशित। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित होता है। क्या ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रकृति पढ़ रहे हैं। एटम्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं? यानी कि अणु को, परमाणु को हम क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में बांट सकते हैं। वो नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसे है? वो ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? वह धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रॉन ना तो ऋणावेशित होता है, ना ही धनावेशित होता है। यह न्यूट्रल होता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम इसका चार्ज, लेकिन इसका क्या कहते हैं, जो आवेश, जो मान होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। मान इसका प्रोटॉन के बराबर होता है, बस इस पर कोई आवेश नहीं होता। तो इस पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश नहीं, ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ये न्यूट्रॉन हो गया। अब इसके बाद भी हम आते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अब हम थोड़ी सी कुछ कंपैरिजन करेंगे, तुलना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तुलना की जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित होता है, ठीक है। प्रोटॉन धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। ऋणावेशित में क्या होता है? इसको सिंबल क्या होता है? हम ई से लिखते हैं, इसको पी से, इसको एन से। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन, ठीक, ई पी एन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा आवेश -1 का होता है, प्रोटॉन पर आवेश +1 का, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसका द्रव्यमान। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये याद रखनी पड़ेगी। 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। और प्रोटॉन पर यही चीज होता है 1.67 इंटू 10⁻27। ये हमेशा, सॉरी, ये प्लस में होता है, ये हमेशा क्या होता है? ये पॉजिटिव में होता है, और ये किलोग्राम में होता है। जो भी मास हम लोग निकालते हैं क्या होता है? किलोग्राम में होता है। न्यूट्रॉन पर भी इतना ही मास होता है, ठीक है, सेम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? चैडविक, ठीक है। ये बात पूछा हुआ है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये आ जाएगा, चैडविक ने किया था, ठीक है। पेज डाउन, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ चुके हैं। अब हम जानना चाहेंगे परमाणु भार। परमाणु भार, परमाणु क्रमांक। परमाणु भार क्या होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक। परमाणु भार क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट। वेट क्या होता है? वेट जब किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में या मॉलिक्यूल में, जो भी हो, कोई अगर एटम है, उसमें जितने या जो उसके न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं? न्यूट्रॉन्स में सम कर देते हैं, तो हमको निकलता है परमाणु भार। यानी कि परमाणु भार को हम लोग पहली बात की ए से डिनोट करते हैं। पहचान ए है। ए बराबर परमाणुओं के क्या कहते हैं, नाभिक में, यानी न्यूक्लियस में, नाभिक मतलब न्यूक्लियस, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या,
न्यूट्रॉन की संख्या। ये इसका मतलब होता है दोनों सेम है, ऊपर वाले की संख्या। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे परमाणु क्रमांक। पहले हम समझते हैं परमाणु भार। परमाणु भार में क्या हो गया, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बट प्लस नाभिक में न्यूट्रॉन्स की संख्या, इन दोनों को सम कर दिया जाएगा तो हमारा निकलता है परमाणु भार, यानी कि एटॉमिक वेट। व्हाट इज एटॉमिक वेट? एटॉमिक वेट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। मतलब A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है हमारा सिंपल। ठीक, एक एग्जांपल लेना चाहेंगे सोडियम का, Na एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है, ये हमको पता है। ठीक है, अब ये जानना जरूरी है कि हमको तो यहां पे एटॉमिक मास तो हमको मिल गया, 23 दे दिया। अब हम कह रहे हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमको मिला क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन मिला है, क्योंकि क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। यहां पे 11 Na 23 दिया हुआ है, 11 ये होता है एटॉमिक नंबर और ये होता है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास यहां से निकाला जाता है, 23 हमको मिल गया। ऐसे ही मान लिया अगर दिखा है कहीं पे कार्बन C12, तो इसमें मास कितना है, एटम। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा यहां पे 12। ठीक है, कभी कभी पूछता है कार्बन 12 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर क्या होती है, यहां से A बराबर क्या है, P प्लस N, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। अब हमको निकालना क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू A माइनस P, मतलब एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये निकाला जाएगा अगर, तो हम क्या देखेंगे इसमें, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एटॉमिक मास कितना हो गया, 12 हो गया, माइनस प्रोटॉन कितने हैं ये 6, यानी हो गया 6। मतलब कि अगर किसी एटम में दिया हुआ है कि उसके प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है 6, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, और उनका एटॉमिक मास दिया हुआ है 12, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये होता है हमारा एटॉमिक मास निकालना। उसके बाद देखते हैं हम एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियस में, किसी भी नाभिक में जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम परमाणु क्रमांक। ठीक है, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स हैं उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कभी दोनों में कोई कम नहीं होता। मतलब कि पहली बात कि परमाणु क्रमांक को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ठीक, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही परमाणु क्रमांक होगा। एग्जाम्पल के लिए हीलियम 2, इसमें कहा जाए कितने परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, तो इसका परमाणु क्रमांक हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इसका हमेशा नीचे होता है, इसको हम 2 लिखेंगे। चूंकि परमाणु क्रमांक 2 है इसलिए इसके प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। चूंकि प्रोटॉन 2 है इसलिए उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यानी ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन। इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। ठीक है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही वही एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है,
अब ये अब दिमाग में रखना चाहिए कि परमाणु क्रमांक यदि दिया हुआ है, यदि परमाणु क्रमांक दिया हुआ है तो हम कैसे, ये ऐसे पूछ सकता है कि अगर किसी भी न्यूक्लियस, किसी नाभिक में, ठीक, न्यूक्लियस का मतलब नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन बराबर दिया है 10। न्यूट्रॉन कितना दिया है? 10 दिया है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से 10। इसको हम लोग न्यूक्लियस पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 10 है। और कह रहा है उसका एटॉमिक नंबर भी कितना है? मान लेते हैं 10 है या 11 है। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 11, ठीक। हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और Z इज इक्वल टू 11। तो पूछता है उसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए। जब ये पूछेगा कि कितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हुए तो हम क्या करेंगे? लिखा जाएगा प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है? पहली बात कि Z इज इक्वल टू प्रोटॉन हो जाएगा। जितने एटॉमिक जो उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर कितना है? Z इज इक्वल टू, सिंस Z इज इक्वल टू 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो भी 11 हो गया। क्लियर है? प्रोटॉन इज इक्वल टू 11 हो गया। उसके बाद हमको निकालना है परमाणु एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन, सिंपल। तो क्या हो गया यहां पे? 11 माइनस न्यूट्रॉन को ज्यादा होगा, न्यूट्रॉन को कम कर देते हैं, 7 मान लेते हैं। तो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें न्यूट्रॉन जो हमने कम मान रखा, सिर्फ एग्जांपल है, दिस इज जस्ट अ एग्जांपल। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। होगा क्या इसमें, हम अगर एग्जांपल इसका लेकर चलते हैं, अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या हम लोग 13 मानते हैं या 12 मानते हैं, ठीक, 12 मान लिया। और अगर किसी का एटॉमिक नंबर, जैसे सोडियम दिया है 11, ठीक है, सोडियम दिया कितना? 11 है। ये सिर्फ एग्जांपल था, अब ये एक्चुअल में आ रहा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 हो गए। तो एटॉमिक नंबर अगर हमको यहां पे लिखना हुआ तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। ये हो गया 12 प्लस 11, इट इज इक्वल टू 23। तो यानी कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा? 23 होता है। ऐसा ही हम निकाल लेते हैं इसमें, चाहे किसी का भी निकालना होगा। और ये सिर्फ एग्जांपल था, ये ना सोचे यहाँ पे Z इक्वल टू 11 दिया हुआ है तो यहाँ पे कैसे 4 आ गया। ये हमने सिर्फ एग्जांपल लिया है, सिर्फ बताने के लिए कि कैसे इसको किया जाएगा, ठीक है। और ये है, इसमें प्लस होता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। 11 प्लस 7 यहाँ पर 18 आएगा, मिस्टेक हो गया है। इसको यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में सही किया गया है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12 हैं। सोडियम है तो उसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया, ठीक है। हमने इस बार एग्जाम्पल लिया है नेम के साथ। सोडियम 11 हो गया, एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका? जितना 11 है वही क्या हो जाएगा? उसका प्रोटॉन्स। तो यहां से हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट क्या? एटॉमिक मास। N प्लस P यानी कि 23 होता है इसका एटॉमिक मास, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में कितने उसके पार्टिकल्स हैं, ये जब हमको बताना होता है तो हम बताते कैसे? उसे कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। सीधा सीधा डेफिनेशन ये दिया जाता है कि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं, ठीक है। एवोगैड्रो, किसी भी पार्टिकल में कितने पार्टिकल्स, किसी भी एटम में या एलिमेंट में कितने पार्टिकल्स होंगे उसके 1 मोल में। तो 1 मोल में हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक। 1 मोल में जितने भी होते हैं वो क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर होता है, जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये एकदम फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है, इसे मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। मोल कॉन्सेप्ट दूसरी तरह से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, जैसे किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाए, 1 मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 1 मोल, ठीक। इसका अब हम एवोगैड्रो नंबर यहां पे देखेंगे। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर एक नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 होता है, ऐसा ही एक नंबर है एवोगैड्रो नंबर।
ये होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23। ठीक है, इतने नंबर्स होते हैं ये। कि अगर जैसे कहा जाए कि कोई भी हाइड्रोजन एटम है, उसके हाइड्रोजन एटम के 1 मोल में, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो कितने होंगे, इतने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एवोगैड्रो नंबर। और इसका रिलेशन क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं, किसके साथ में, एटॉमिक, किसी भी एटम के साथ में। अब उसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आएगा परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। एक कार्बन 12 के, किसी भी कार्बन 12, सबसे पहले तो एक आइसोटोप जानना जरूरी है। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप इसको कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं इसे, समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आइसोटोप्स वे एटम्स होते हैं जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो लगभग सेम रखते हैं, लेकिन जो उनका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक जो मास होता है, हम लोग जिसको ए से डिनोट करते हैं एटॉमिक मास, ये बदल जाता है। दो अलग अलग एटम्स, दो सेम एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे अगर कोई एटॉमिक नंबर, कोई एटम है ए, ठीक है, इसका अगर एटॉमिक नंबर लिया जाए अगर 10 या 11 लेते हैं, ठीक, इसका अगर कुछ मास हो रहा है, वो मान लिया जाए कि x है, b का ही दूसरा भी एक ये क्या कहते हैं, अगर जो हमने एक एलिमेंट या जो एटम लिया हुआ है अगर वो a है तो दूसरा भी हम a मानेंगे, तभी हम समस्थानिक बता पाएंगे। आइसोटोप क्या होता है, दो एक जैसे एटम, उनका परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान में अंतर होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है, उसमें अंतर होता है। ये x हो गया, दूसरा y हो गया, दोनों में अंतर है लेकिन परमाणु क्रमांक सेम है, एक जैसे परमाणु। यानी कि दो एटम्स, एक जैसे एटम, दो एक समान एटम, दो एक समान परमाणु अणु, क्या होता है उनमें परमाणु क्रमांक उनका क्या होता है, सेम होता है, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है। जब द्रव्यमान अलग अलग हो गया तो क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन के समस्थानिक लिए जाएं, कार्बन के समस्थानिक जैसे कार्बन हो गया तो एक हो गया इसका एटॉमिक नंबर 6, अब दूसरा जो होता है वो 12 होता है एटॉमिक मास। दूसरा एक और आता है, वो भी 6 कार्बन ही होता है, मतलब कि कार्बन में एटॉमिक नंबर उसका क्या होगा, 6 ही होगा, लेकिन उसके जो एटॉमिक मास होता है वो 13 होता है, और उसके बाद एक आता है 14 होता है। तो ये क्या हम देख रहे हैं कि ये तीनों में क्या है, 12, 13, 14, ये तीनों में एटॉमिक नंबर क्या एटॉमिक मास क्या है, इसमें अलग अलग है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, समस्थानिक, ऐसे परमाणु, ऐसे एटम्स जिनमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मास, उनका मास क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, और समभारिक आता है, उसके बाद आइसोबार, उसके बाद आता है आइसोबार, इसे कहते हैं समभारिक। ठीक है, समभारिक में क्या होता है, इनका एटॉमिक मास समान होता है। ठीक है, एटॉमिक मास इनका समान होता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ये समान होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर ये अलग होता है। तो दो या ये दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु जिनके क्या है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, यानी कि उनके प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों अलग है, लेकिन उनका एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान क्या है, एक जैसा है, समान है। ऐसे एग्जांपल लेंगे हम, जैसे आर्गन, इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है। एटॉमिक मास कितना हो गया यहां पे, 40, A इज इक्वल टू 40 है, Z इज इक्वल टू 18 है। ठीक, ये हो गया हमारा आर्गन के लिए। उसके बाद आता है पोटेशियम, ये भी 19 होता है, एटॉमिक नंबर 19, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 40 ही होता है, यहां पे लिख दिया हमने 40।
ए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास इज इक्वल टू 40, लेकिन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 19। मतलब कि इन दोनों में क्या हो गया, ये इससे अलग हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 18 है और इसमें 19 प्रोटॉन्स है, लेकिन एटॉमिक मास सेम है। मतलब कि संभारिक में एटॉमिक मास सेम रहता है और एटॉमिक नंबर बदल जाते हैं। ये दो चीज है। उसके बाद हम आते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि परमाणु या कोई भी न्यूक्लियस होता है, किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं, तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ना कि किनारे किनारे चक्कर काटते रहते हैं। जैसे अगर ये कोई न्यूक्लियस है यहां पे, तो इसके किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं, अलग अलग कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इन कक्षाओं को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, ये कक्षाएं क्या होते हैं, ऑर्बिट। अब ये कक्षाओं को हम जो ऑर्बिट कहते हैं, तो इसका कुछ खास प्रॉपर्टी होता है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो होते हैं ना, कई सारे होते हैं, इनको हम अलग से कह देते हैं कि ये एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग ऐसे ऐसे ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब घूमेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक आता है वर्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को हम लोग कहते हैं कक्षक, हिंदी में कहते हैं कक्षक। ठीक है, और ऑर्बिट क्या होता है, कक्षा। ऑर्बिट मतलब कक्षा मतलब हिंदी में अगर कहा जाए तो एक ऐसा वो एरिया होता है जहां पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल यानी कक्षक वह जगह होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में वह जगह होता है एटम के न्यूक्लियस कि जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पाए जाते हैं, और वहां पर पाए जाने की संभावना इलेक्ट्रॉनों की सबसे अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक कहां होती है, ऑर्बिटल्स में। सबसे अधिक संभावना होती है ऑर्बिटल्स में। और जो सबसे कम संभावना होती है कि जहां पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, किसी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहां नहीं पाए जाते हैं, तो क्या कहेंगे उसको हम, वो जगह होती है नोड्स। नोड कहते हैं उसको, जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। और ऑर्बिटल्स क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक पाए जाते हैं। कक्षक क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं ये ऑर्बिटल्स। ठीक, जो ऑर्बिटल होता है, ये ऑर्बिटल 4 अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। अभी तक 4 ऑर्बिटल्स की खोज की गई है, बताया गया है। जो 4 ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है, एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल। ये 4 अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। एस ऑर्बिटल में क्या होता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, 2। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, ये हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के आसपास में जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते हैं। अब इसी ऑर्बिट से ही वो ऑर्बिटल बनाया गया है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, किस ऑर्बिट में या किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये बताएगा कौन, ये उनके नाम बताएंगे। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी, 2 इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एफ ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। इससे अधिक इलेक्ट्रॉन हम उसमें नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये 14 होता है, यहां पे 18 होता है, एम शेल में होता है। ठीक है, एसपीडीएफ 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में। ये एसपीडीएफ 4 अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। इन चारों ऑर्बिटल्स में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पी ऑर्बिटल में 6 होते हैं, डी ऑर्बिटल में 5 होते हैं और एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, उसके बाद में हम देखते हैं इसमें एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स, इसी में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। कुछ ऐसे लॉज होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नियम हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है या हमारे पास हमने पता चल गया कि हाँ इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं कौन से ऑर्बिटल में पहले जाएंगे, एस ऑर्बिटल में जाएंगे या पी ऑर्बिटल में जाएंगे, डी में जाएंगे या एफ ऑर्बिटल में जाएंगे, कौन से कक्षक में जाएंगे, एस कक्षा में जाएंगे, पी कक्षा में जाएंगे, डी में जाएंगे या एफ में जाएंगे। तो इसके लिए ऑफ-बाउल प्रिंसिपल है, उसका नाम है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, AUFBAU, ऑफ-बाउ। ये चीज 9th में पढ़ी गई होगी, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल नियम। ठीक है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल 9th में पढ़ा गया है ये चीज। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है, किसी भी
इलेक्ट्रॉन को जब फिल किया जाता है ऑर्बिटल्स में, तो उसके उच्च ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में फिल किया जाता है। जिस ऊर्जा स्तर का मान कम होगा उसमें पहले भरेगा, उसके बाद दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में, फिर चौथे वाले में, अलग अलग भरा जाएगा। यह अबाउ प्रिंसिपल है। ठीक है, ऊर्जा स्तर बढ़ते बढ़ते क्रम में होता जाएगा ये। ठीक है, ये अबाउ प्रिंसिपल क्या कहे थे कि सबसे पहले एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर पी ऑर्बिटल में, फिर डी ऑर्बिटल में, फिर एफ ऑर्बिटल में। मतलब कि अगर किसी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 10 हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10, तो इनका जो फिलिंग होगा सबसे पहले क्या होगा, दो पूरे होंगे किसमें, एस ऑर्बिटल में। सबसे पहले 2 इसमें जाएंगे, एस ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर उसके बाद से बाकी बचे 8। ठीक है, ये 8 क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। ऑक्टेट तो पता ही होगा कि लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं उसे क्या कहते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, इसमें 2 और 8 हो जाएगा, लिखा गया इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो इसमें एसपीडीएफ में जब हम इसको फिल करते हैं तो ये इसमें बैठ नहीं पाता, सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं सुटेबल है, क्योंकि एस ऑर्बिटल में हमने लिखा 2 हो गया, फिल कर दिया। पी ऑर्बिटल में फिर क्या करेंगे, 8 कैसे फिल करेंगे, उसमें तो हम सिर्फ 6 ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाकी क्या होता है, चेंज होता रहता है ऐसा। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इसमें बताया गया है कि अगर किसी भी एटम के बारे में कि जिसका इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ 10 है, या अगर मान लीजिए दूसरा एक ऐसा इलेक्ट्रॉन लेते हैं जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 11 है। 11 अगर है तो उसमें क्या होगा, 2, 8, 1 ऐसे फिल होगा। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट में, 1। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिल करता है, ये शेल होता है। ये जो होता है क्या होता है, ये शेल होता है। ये एसपीडीएफ से नहीं फिल कर पाते हैं, ये एस से तो 2 कंप्लीट कर लेगा, लेकिन पी से 8 नहीं कर पाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इस एसपीडीएफ को यहां पे हम नहीं रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऐसे तब इसमें नहीं की जाती है। इसे कहा जाएगा के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल में। ये के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया। ठीक है, जब एसपीडीएफ में करना होता है तो ये इसका क्या है, ये रॉन्ग वे है, ये रॉन्ग वे है, ऐसे नहीं फिल कर सकते इसको हम, कभी भी ऐसा नहीं फिल किया जाता है। जब एसपीडीएफ में इस 10 इलेक्ट्रॉन को, जो 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे दिए गए हैं पहले एग्जांपल में, ये पहला एग्जांपल हो गया, इसमें हमने 10 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसको फिल करना है अगर, तो हम के शेल, एल शेल में अगर अलग अलग करेंगे तो ऐसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये एसपीडीएफ को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये कैसे फॉलो करेगा, इसको करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 1s2, फिर 2s2, फिर 2p4, ऐसे इसको किया जाएगा। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से भरता जाएगा इसमें। ये था अबाउ प्रिंसिपल। अब उसके बाद में आता है एक नया दूसरा है, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये क्या होता है हुंड्स रूल? हुंड्स रूल में क्या कहते हैं कि किसी भी एक ऑर्बिटल में, हुंड्स रूल क्या कहता है, ये एक बार पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका 2005 में, कि किस नियम के अनुसार, प्रश्न है किस नियम के अनुसार किसी भी कक्षक में, किस नियम के अनुसार किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते। तब तक नहीं भर सकते जब तक कि पिछला इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली भर न गया हो। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम बताते हैं इंग्लिश में। यह है हमारा टॉपिक हुंड्स रूल। यह है हुंड्स रूल ऑफ, इसको कहते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्बिटल, कोई भी कक्षक तब तक खाली रहेगा जब तक कि उसके पिछले वाले कक्षक में क्या है, पूरे इलेक्ट्रॉन ना भर गए हो। पी ऑर्बिटल में तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे जब तक कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हो, ना पूरी तरह से भर गए हो। डी ऑर्बिटल में तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा जब तक कि पी ऑर्बिटल में पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन ना भर गए हो। ठीक है, ये हमको बताता है हुंड्स रूल। ठीक है, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का युग्मन मतलब क्या होता है, कपलिंग। ठीक है,
युग्मन तब तक होता है जब तक कि सब एक एक करके ना भर जाएं, ठीक है, जब तक कि रिक्त कक्षा में कोई भी जगह खाली ना रहे, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर जाए। मतलब कि जैसे पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, पी ऑर्बिटल में क्या होता है, ये हमने 1 2 3 अलग अलग बना दिए ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये होता है पी एक्स, ये होता है पी वाई, ये हो गया पी जेड। ये सब अलग अलग बना दिए गए। इसमें क्या होता है कि अगर हमको पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है अगर हमको, तो कैसे फिल होगा, सबसे पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा, और जब ये तीनों 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे उसके बाद तब जाकर के दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा शुरू होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। अब अगर मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5 दिया हुआ है या 4 दिया हुआ है, 5 तो हो जाएगा, 4 अगर दिया हुआ है तो 4 में क्या करते हैं लोग, सोचते हैं 1 2 इसमें भर देंगे और 2 इसमें भर देंगे, जो कि कंप्लीटली गलत है। ये पूरी तरीके से गलत होगा। सही करने का तरीका क्या है, पहले ये भरेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर 1 बच जाएगा इसमें, ठीक, ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे फिल कर देंगे इसको। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं पूछी जाएगी आपसे, बस ये पूछा जाएगा हुंड्स का रूल क्या होता है, ठीक है। तो हुंड का रूल ये होता है कि सिंपल सा है, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में ना भरे जाएं तब तक किसी भी एक में 2 इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते। जैसे कि इसमें दिया गया था, हमने लिया था एक एग्जांपल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, फिर 1 इसमें भरेंगे, तब 1 इसमें भरेंगे। यह नहीं कि 2 इसमें भर दिया, 2 इसमें भर दिया और तब 1 अंतिम इसमें भर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। करेंगे क्या, सबसे पहले हम ऑर्बिटल लेंगे, उसके पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर दूसरे में भी 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर तीसरे में भी 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ठीक है। यह होता है हुंड्स रूल कि किसी भी ऑर्बिटल में तभी हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे जब वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पूरे पी, जैसे मान ली पी ऑर्बिटल दिया तो पूरे के पूरे पी ऑर्बिटल्स में सब में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया हो, उसके बाद तब पी एक्स, तब पी वाई, तब पी जेड आता है। ऐसा ही डी ऑर्बिटल्स के लिए भी होता है, डी एक्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये हुंड्स रूल यहीं पे खत्म होता है। हुंड्स रूल के बाद आता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत। ये भी हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। हम सिर्फ यहां पर बता देते हैं कि अनिश्चितता का सिद्धांत में क्या होता है कि जैसे बताया जाता है कि कोई भी चीज, जैसे ये कोई पार्टिकल है दिया गया है, इसमें इस पार्टिकल का ये पेन है, इसका अगर ये मूव करती है, ये गति में है, तो 1 सेकंड में हम इसका स्थिति भी और इसका जो वेग है, वेलोसिटी है, वो हम दोनों एक साथ में नहीं बता सकते हैं। यही चीज होता है ठीक इलेक्ट्रॉन के साथ में, तो उसको कहते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, बाय।